प्यारे बच्चों, हम लोगों ने विगत 2 पीरियड में पूरा बाजार दर्शन पाठ को पढ़ा, समझा और उसके महत्वपूर्ण गद्यांशों को और गहराई से समझने की कोशिश की। मुझे पूरा विश्वास है कि पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जैनेंद्र कुमार ने इस पाठ के माध्यम से बाजार और बाजार की विशेषताओं का और एक व्यक्ति जो बाजार जाता है, जो बाजार को सार्थक भी करता है और बाजार को निरर्थक भी करता है, बाजार के माध्यम से अपने जीवन में किन किन बातों को जानना जरूरी है इसको भी समझता है। इस प्रकार पूरा पाठ केवल बाजार का ही नहीं, एक व्यक्तित्व का, एक व्यक्ति के भीतर की सारी विशेषताओं को भी परिभाषित करने की कोशिश करता है और उसे एक अच्छा जीवन जीने की कला सिखाता है। ये पूरा पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है उस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए हम सब इस महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लें और इन प्रश्नों के माध्यम से आप उसका उत्तर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं प्रश्नों को और प्रश्नों के उत्तर को आपके सामने में रख रहा हूँ, परंतु आप अपनी मौलिक प्रतिभा से उन प्रश्नों को और नए स्वरूप के साथ पूरी किताब को पढ़ने के बाद अपने अनुभव का समावेश करते हुए सुंदर नोट्स आप लोग बनाएंगे, तब आपका मूल्यांकन बहुत ऊंचे ढंग से होगा। प्यारे बच्चों, इस पाठ का सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि बाजार का जादू जब चढ़ता है तब उसके व्यक्तित्व पर, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, और बाजार का जादू जब उतरता है तब उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला, बाजार का जादू चढ़ता किसके ऊपर है? जब व्यक्ति बाजार जाता है और बाजार में वो रंग बिरंगी सजी धजी वस्तुओं को जब देखता है और जेब में पैसा है तो बाजार का जादू चढ़ने लगता है। जेब में पैसा है, आकर्षक वस्तुएं हैं, भले हमारे लिए वो ज़रूरी हो या ना हो, परंतु जेब में खरीदने की ताकत है, इसलिए वो बाज़ार का जादू हम पर चढ़ने लगता है और हम उन चीज़ों को भी खरीद लेते हैं जो हमारे जीवन के लिए गैर ज़रूरी है, आवश्यकता ही नहीं है, और ख़रीद कर ले आते हैं। ये बाज़ार का जादू चढ़ गया। बाज़ार का जादू चढ़ गया तब वो चीज़ें हम अपने प्रदर्शन के लिए अपने घर में ला के रखते हैं कि देखो मेरे घर में ये भी है, इससे भी महंगी वस्तु ये है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैं बहुत धन बल वाला हूँ, मैं बाज़ार को सब खरीद लेता हूँ। और यही भावना जादू चला देती है। बाज़ार का जादू चल गया। जैसे लोहा, चुंबक लोहे को देखकर खींचा चला जाता है, उसी तरह बाजार और पैसे की क्रय शक्ति, खरीदने की ताकि शक्ति, दोनों को एक दूसरे की ओर आकर्षित कर जाती है और जादू चल जाता है। ये तो जादू चढ़ गया। अब बारी आती है उतरने की। बाजार का जादू कब उतरता है? जब उन चीज़ों को ले आता है वो, और उन चीज़ों को, वो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अब वो गैर ज़रूरी चीज़ें जब घर पे रखी हुई पड़ी हुई चारों तरफ, धीरे धीरे वो चीज़ें अब अनावश्यक और बोझ महसूस कराने लगती है। मन जैसे जैसे संयमित होता है वैसे वैसे मनुष्य महसूस करने लगता है कि इस चीज़ की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, इसके बगैर भी मैं आराम से जीवन को जी सकता था। इस चीज़ को मैं खरीद कर ले आया हूँ और एक कचरे के समान घर में पड़ा हुआ है, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है। जैसे जैसे मन संयमित होता है या वो चीज़ें जो फैंसी चीज़ें हैं, दिखावटी चीज़ें हैं, प्रदर्शन की चीज़ें हैं, वो उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती, तो वो व्यक्ति वहाँ से उबने लगता है और यहीं पर बाजार का जादू उतरने लगता है। तो प्रश्न पहला, बाजार का जादू किस पे चढ़ता है और उसके उतरने पर व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस पाठ का एक महत्वपूर्ण पात्र है भगत जी। प्रश्न उठता है कि भगत जी के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं। भगत जी के व्यक्तित्व की विशेषताओं को यदि हम आत्मसात कर ले तो हमारे जीवन में क्या हो सकता है। पहले तो जाने
भगत जी इस पाठ को जब पढ़े थे तो भगत जी के चरित्र के बारे में हम जाने कि एक व्यक्ति है जो चूरन बेचने का काम करता है। दिन भर में वो 6 आने का ही चूरन बेचता है और 6 आने के चूरन बेचने के बाद बचा हुआ चूरन वो बच्चों को बांट देता है। सभी लोग को सम्मान देता है और सम्मान पाता भी है। बाज़ार में पूरा घूम लेता है परंतु कोई भी आकर्षक चीज़ उसे प्रभावित नहीं करती। वो अपनी आवश्यकता की चीज़ लेने के लिए बाज़ार जाता है और उसी दुकान में जाता है जहाँ से वो चीज़ मिलेगी, वहाँ से खरीदता है और बड़े तटस्थ भाव से घर लौट आता है। ये भगत जी का चरित्र आया हुआ है। तो भगत जी के सब चरित्र की सबसे पहली विशेषता बाजार पाठ में हमको जो दिखने मिलती है, ईमानदार है वो। 6 आने का ही चूरन बेचना है और 6 आने के चूरन जितना मिलना चाहिए ग्राहक को उतना देता है। उसमें अंश मात्र भी कोई मिलावटी नहीं करता, न कम करता है न ज़्यादा करता है। जितनी 6 आने में चूरन मिलनी चाहिए उतना ही बेचता है और इस प्रकार अपनी ईमानदारी का परिचय देता है। वहीं पे हम इनको ईमानदार इसलिए भी कह सकते हैं कि बाकी लोग मिलावटी कर देते हैं, कम दे देते हैं, स्तर को गिरा देते हैं और बेईमानी करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। वहीं पे भगत जी ऐसा करने से अपने को दूर रखते हैं, परहेज करते हैं। भगत जी के व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता निर्लोभी है। कोई लोभ की भावना उसके भीतर नहीं है। बाजार जब जाता है अपना चूरन बेचता है, बचे हुए चूरन को बेचकर और पैसा कमाने की लालच उसके भीतर नहीं रहती, बल्कि वो क्या करता है, उनको बच्चों को बुलाता है और उस चूरन को बड़ी खुशी खुशी प्यार से सबको बांट के खिलाता है। उसके निर्लोभी होने का परिचय हमको और तब मिलता है जब बाजार में चारों तरफ लुभावनी चीज़ें बिक रही है, उससे वो प्रभावित नहीं होता, चुपचाप अपना काम करता है और अपना जीवन यापन करता है। निर्लोभी है, व्यवहारिक भी है। व्यवहारिक है, बाज़ार में जब जाता है तो लोग उससे परिचित हैं, उसको सम्मानित करता है, अभिवादन करता है उसका। लोग जो अभिवादन करते हैं उसको वो सम्मानपूर्वक जवाब देता है। यानी बाज़ार में जाकर वो लोग व्यवहार को नहीं भूलता। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सबको सम्मान देता है और सम्मान पाता भी है। सम्मान पाने का कारण उसके अंदर अहंकार भी नहीं है, विनम्रता है। विनम्रता बिल्कुल उसके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में आता है। तो पहले ईमानदार, दूसरा निर्लोभी, संतोषी जीव कह सकते हैं हम भगत जी को। संतोषी जीव जितने में उसके परिवार का पालन पोषण हो सकता है या जितने में उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या स्वयं की हो सकती है, उतने ही में वो अपने आप को पूर्ण समझता है। किसी प्रकार की कोई और असंतोषपूर्ण कोई आचरण उसके व्यक्तित्व में नहीं दिखता कि मेरे पास ये भी हो जाए, बाकी लोग दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं, मैं भी वैसा कर लूँ, ऐसा नहीं। संतोष है उसको, जितना बिक जाता है उतने में अपना जीवन यापन करता है, परिवार का पालन पोषण करता है और एक अच्छी ज़िंदगी, सुंदर ज़िंदगी, प्यार मोहब्बत से भरी हुई ज़िंदगी वो जीता है। संयमी भी है वो। भगत जी के व्यक्तित्व की संयम कैसे, जब वो बाज़ार से नमक और जीरा लेने के लिए जब निकलता है तो जब बाज़ार से जब गुजरता है तो बहुत रंग बिरंगी चीज़ें सजी धीजी बाज़ार में रहती है। उनके प्रति ना उनके मन में कोई आकर्षण है ना कोई विकर्षण है, बल्कि एक तटस्थ भाव से उसके प्रति, संयमित भाव से, सद्भावना भरी भाव से, ना उसको अच्छा कहता है ना बुरा कहता है, उस पर पूरे नज़रें फैलाता हुआ पूरे बाज़ार से घूमता है, परंतु उसके मन में कहीं भी कोई असंयमित विचार आता ही नहीं है। दुकान में जाता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है और फिर लौट आता है। संयमी से तात्पर्य यह है कि सबका अपना दुकानदारों लोगों का आचरण है। कोई किसी स्वभाव का है, कोई दूसरे आचरण का है, कोई किसी और प्रकार का है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। इन सब से ऊपर उठा हुआ विकारों से मुक्त है भगत जी, इसीलिए सबके प्रति उसके मन में समता की भावना रहती है। ये उसके व्यक्तित्व की विशेषता है। तो कुल मिलाकर उसके व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमको सिखाती है कि हमको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए।
हमको जीवन में संतोषी स्वभाव का होना चाहिए, हमको ईमानदार होना चाहिए, हमको संयमी होना चाहिए। ये उसके व्यक्तित्व की विशेषता है। और इस आचरण को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो भगत जी का चरित्र हमको एक अच्छा जीवन जीने का रास्ता दिखा सकता है। ये उसकी विशेषता है, चरित्र की विशेषता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न आता है भगत जी की चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी, पाठ थी, वो स्पष्ट हो गया। दूसरा, यदि उसको हम अपने आचरण में ले आए तो क्या होगा? लाभ ही लाभ होगा, बेईमानी का विचार ही नहीं आएगा। अब जिस व्यक्ति के भीतर बेईमानी का विचार नहीं आया, उस व्यक्ति के जीवन की क्या तुलना। ईमानदार सत्यनिष्ठ आदमी, अपने आप उसके प्रति पवित्र भावना जागने लगती है। जिस व्यक्ति, भगत जी जैसे व्यक्ति के ऊपर निर्लोभ, कोई लोभ की भावना नहीं। हम लालच के शिकार लोग हैं, जहाँ कोई चीज़ आकर्षक दिखी लालच के वशीभूत हो जाते हैं। यदि हम निर्लोभी व्यक्तित्व को अपने आचरण का आधार बना लें तो हमारा चरित्र और उज्जवल बन जाएगा। संतोष, संतोषम परम सुखम कहता है, संतोष सबसे बड़ा सुख है। ये यदि गुण हमारे भीतर आ गया तो हम तो मान के चलो कि बहुत ऊंचा जीवन प्राप्त कर लिए। संयमी जीवन, संतुलित रखना, समता में रखना। अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, खराब चीज़ भी है, खराब अच्छी भी चीज़ें हैं। तो अच्छी खराब, दुर्गुण सद्गुण, अच्छाई बुराई, ये सब है समाज में। यहीं पे हम अपने समता भरे दृष्टिकोण से, संयमी दृष्टिकोण से सबके प्रति अच्छा विचार रखें तो हमारा जीवन तो वैसे ही निर्मल हो जाएगा। इस प्रकार भगत जी, इस पाठ का यदि हम उसको नायक कहें, जो हमारे व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक सुंदर जीवन जी सकते हैं। ये इस पाठ का दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न और क्या हो सकता है? तीसरा प्रश्न इस पाठ में जो पढ़ने के लिए जो मिलता है वो ये मिलता है, बाजारूपन से तात्पर्य क्या है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजारूपन किसे कहते हैं? जो बाजार के महत्व को नज़रअंदाज करता है। बाजार आवश्यकताओं की पूर्ति का वह स्थान है जहां पर हम अपने ज़रूरत की चीज़ों को प्राप्त करते हैं और इसीलिए बाजार जाते हैं। परंतु कुछ लोग क्या होते हैं, अब जिसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक तो जिसका जेब भरा हुआ है और मन खाली है, मन में कोई लक्ष्य नहीं है और बाज़ार गया हुआ है। वो तरह तरह की रंग बिरंगी चीज़ों को देखता है और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और जो चीज़ नहीं खरीदनी है उसको भी वो खरीद लेता है। ये बाजार का बाजारूपन का एक दृश्य हुआ। फिर से इसको दोहराता हूँ। बिना लक्ष्य के गया है, मन खाली है, बिना लक्ष्य के गया है, कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं थी, घूमने गया बाज़ार। अब घूमने गया बाज़ार और जेब में पैसे हैं। अब जेब में पैसे हैं तो क्या करेगा वो? बाज़ार तो आकर्षित करता है ना। वहाँ जो बेचने वाला ग्राहक है अपने चीज़ों को ऐसे सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है या उसका विज्ञापन करता है कि व्यक्ति उसकी ओर प्रभावित होता ही है। अब जब वो प्रभावित हो गया, बाज़ार गया है बिना लक्ष्य के, तो वो रंग बिरंगी चीज़ों को खरीदता है, अनावश्यक चीज़ों को खरीदता है और अपने घर में प्रदर्शन करता है। तो ये बाज़ार की उपयोगिता नहीं हुई, ये दुरुपयोगिता हो गई। एक तो बाजारूपन इस प्रकार बढ़ा। दूसरा बाजारूपन हो, दुकानदार जो बैठा हुआ है उसमें वो गुणवत्ता नहीं है, परंतु उसमें तरह तरह के गुणों का बखान करके ऊंची कीमत हासिल कर लेता है अपने लच्छेदार बातों के माध्यम से। तो चीज़ों में वो गुणवत्ता नहीं है, परंतु अपने लच्छेदार बातों के माध्यम से या विज्ञापन के माध्यम से उसको ऊंची दामों में बेच लेता है। इस प्रकार वो शोषण करता है ग्राहक का। एक शोषण करवा रहा है, गर्मी है पैसे की इसलिए, और दूसरा शोषण कर रहा है कम गुणवत्ता की चीज़ों को भी अधिक दामों में बेचकर। अब इससे क्या होता है, वो खरीद कर ले आया और वो बेच दिया, दूसरा ग्राहक आएगा उसको भी वैसे ठगेगा। ये व्यक्ति अपने घर में जाएगा, उसको प्रदर्शन की चीज़ बनाएगा, अब उस प्रदर्शन की चीज़ को लोग देखेंगे और वो भी बाज़ार में जाकर उससे प्रभावित होकर खरीद कर लाएंगे। इस प्रकार बाज़ार का बाजारूपन सर चढ़ के बोलता है। यानी परचेसिंग पावर, खरीदने की ताकत जिसके पास भी है, धन बल जिसके पास भी है, वो पूरे बाजारूपन को प्रोत्साहन दे रहा है।
और बाज़ार में तो बैठे बेचने वाले लोग तो आश्वासक के रूप में बैठे हुए हैं। कब किसकी गला काट दूं, किसको कपट से कम दाम की चीज़ों को अधिक से अधिक दामों में बेच डालूं, यही भावना काम करते रहती है। तो ये हो गया बाज़ार का बाज़ारोपन। बाज़ार को सार्थक कैसे बनाया जा सकता है? बाज़ार को सार्थक बहुत सरल सा उत्तर है। हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए ही बाज़ार जाएं और उसको खरीद कर लाएं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें तो बाज़ार की सार्थकता है। निरर्थकता कब हो जाती है? जब हम बाज़ार जाते हैं और हम अपने आवश्यकता की चीज़ों को नज़रअंदाज करके उन सब चीज़ों की ओर देखने लग जाते हैं, आकर्षित होने लगते हैं जिसका हमारे लिए कोई उपयोगिता ही नहीं है। तो वहाँ पर जब हम आवश्यकता की चीज़ें ही खरीद कर लाते हैं तो बाज़ार का सार्थकपन हुआ। वहाँ बेचने वाला व्यक्ति भी उस चीज़ की उचित दाम ही लेता है तो ये बाज़ार का सार्थकपन हुआ। निरर्थक कब होगा? जब हम अपने आवश्यकता की चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, उसके साथ और अनावश्यक चीज़ें खरीद लेते हैं, ये बाज़ार का निरर्थकता हो गई। और बेचने वाला भी ठगने का काम करता है तो ये बाज़ार की निरर्थकता हो गई। तो ये बाज़ारोपन से तात्पर्य आप लोग को समझ में आ गया होगा और बाज़ार की सार्थकता क्या है और उसकी निरर्थकता क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम।